कुछ रखा तो है। टॉर्च पकड़ाना एक बार। मोहिनी उसे टॉर्च दे देती है। आरब जैसे ही वो टॉर्च लगाता है, उसे कुछ मुर्गी के पंख एक काले कपड़े से बंधे दिखते हैं। मुर्गी के पंख? छूना मत उन्हें। आरब एकदम से डर के उठ जाता है। अब क्या हुआ? मैं माँ को फोन करके आती हूँ, तुम कुछ मत करना। मोहिनी जाकर अपनी माँ को फोन लगाती है और सारी बात बताती है। उसे छूना ना बिल्कुल भी, बस अपनी एक मुट्ठी में नमक भर लियो और उसे झाड़ू से बाहर निकाल दे घर से, और पूरे कमरे पे फिर गंगा जल छिड़क देना। हाँ पर ये है क्या माँ? तेरे ऊपर टोटका कर रखा है किसी ने, इसीलिए ऐसे सपने आए जा रहे थे। पर मेरे ऊपर टोटका कौन करेगा? अरे घर कुनबे में बहुत से लोग हुए बिटिया, पर क्या पता तुम्हारे पीछे कोई आ गया हो तो उसे बाहर फेंका, और आज से लोहे का चाकू तकिए के नीचे रख के सोया करियो। ठीक है माँ। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। 3 महीने बाद मोहिनी एक लड़की को जन्म देती है। नाम क्या रखें इसका? मैंने सोचा था एक नाम, अब बताऊं? बताओ। आस्था। नाम सुनते ही मोहिनी मुस्कुराने लगती है। प्यारा नाम है। रुको। मोहिनी की नजर तभी सीढ़ियों पर पड़ती है। आरव एकदम से रुक जाता है। मोहिनी की भनभीनी आंखें एकटक बस सीढ़ी की ओर जमी हुई होती हैं। सीढ़ियों पे बने उन निशानों को देखकर आरव की आंखों के सामने की दुनिया मानो घूमने लगती है। आरव चकरा के पीछे की ओर गिरने लगता है। आरव संभालो खुद को। आरव एक झटके से होश में आ जाता है और खुद को संभालता है। मोहिनी चलो यहां से अभी। आरव और मोहिनी तुरंत घर के बाहर निकल जाते हैं और बाहर गली में जाकर खड़े हो जाते हैं। अब क्या करना है? तुम्हारे घर चलते हैं, अभी यहां रहना ठीक नहीं है। मोहिनी और आरव गाड़ी में बैठकर तुरंत वहां से निकल जाते हैं। पूरे रास्ते सीढ़ियों पे बने बस अमंगल निशान की छवि अभी भी उन दोनों के दिमाग का पीछा नहीं छोड़ रही थी। कौन मनहूस है ये? क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है? पता नहीं, पर अब हम वहां नहीं रह सकते। सही कह रहे हो। आरव और मोहिनी घर पहुंचते ही तुरंत सारी की सारी घटना बीरो को बता देते हैं। कोई बुरा ही तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। सही किया तुमने यहाँ आ गए। कुछ दिन यहीं रह लो जब तक घर ना मिल जाए दूसरा। कुछ दिनों बाद ही मोहिनी और आरव अपना सारा सामान अपने घर में ले आते हैं और फिर अपने पुराने घर को मुड़ के भी नहीं देखते। आस्था भी अब देखते ही देखते धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब घर में सिर्फ आरव, मोहिनी और आस्था रह रहे होते हैं और खाना बनाने और साफ सफाई करने के लिए बस उनकी एक पुरानी काम वाली सिमरन, जो सुबह आती और रात तक चली जाती। आस्था। हाँ मम्मी। ओहो, 2 मिनट के लिए टीवी से नजर भी हटा लिया करो कभी। हाँ हाँ ना, आप बोलो तो सही। मैं और पापा कुछ देर के लिए तुम्हारे चाचू के घर जा रहे हैं किसी काम से, तो दीदी यही है तुम्हारे पास। अगर भूख लगे तो उन्हें बता देना, वो खाना बना देंगी। ठीक है? ठीक है मम्मी। ये नहीं सुधरेगी। सिमी, ध्यान रखना इसका। कोई नहीं दीदी, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं अपने आप संभाल लूंगी।
आरव चलो ना, लेट हो रहा है। आया। आरव और मोहिनी आस्था को घर छोड़कर निकल जाते हैं। आस्था चुपचाप बैठी टीवी देख रही होती है कि तभी आसपास की सभी लाइटें बंद हो जाती हैं। आस्था एकदम से पलटकर पीछे देखती है, पर पीछे बिल्कुल अंधेरा। आस्था वापस टीवी की ओर अपनी नजरें घुमाती है। टीवी के सामने सिमरन चुपचाप खड़ी अपनी नजरों से आस्था को घूर रही होती है। सिमरन बिना एक बार भी पीछे देखे टीवी बंद कर देती है। उसकी बेचैन सी आंखें लगातार आस्था के मासूम चेहरे को बिना एक पल के लिए भी हिले निहार रही होती है। सिमरन की आंखों में देखते ही मानो आस्था के पेट में किसी अनकही दहशत की झुरझुरी से उठ पड़ती है, जैसे कोई भुताहा एहसास उसे भीतर से कुरेद रहा हो और पीछे की ओर खिसकने की कोशिश करने लगती है। क्या हुआ दीदी? इसी बीच सिमरन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते जा रही होती है। जैसे जैसे उसके कदम आस्था की ओर बढ़ते जाते हैं, आस्था की सांसें उसके सूखे हलक में और अटकने लगती है। उसकी आंखें डगमगाने लगती हैं, मानो उसका होश किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। चलो खाना खाने। पर मुझे भूख नहीं लगी। उठो। पर मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा चलो अभी, फिर से नहीं बोलूंगी। आस्था का शरीर डर से एकदम ठंडा पड़ जाता है। आस्था चुपचाप सिमरन के पीछे चल पड़ती है। अब आस्था का कोमल मन इस सारी घटना को समझने में बार बार असफल होता जा रहा था। सिमरन उसे अपने साथ ले जाकर एक कुमकुम और हल्दी से बने गोल घेरे के बीचों बीच बिठा देती है, जिसके अंदर काली स्याही से एक त्रिकोण का आकार बना हुआ है। सिमरन उसके चारों तरफ 4 मोमबत्तियां जला देती है। आस्था का कंठ अब अपनी हिम्मत धीरे धीरे तोड़ देता है और उसके गले से उसकी रुलाई की आवाज बाहर निकल